अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज। नाजरीन, सबसे पहले तो ये दरखास्त आके एएम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। और काइंडली बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और साथ इंसाइट भी। नाज़रीन, आज पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा दिन है। खुशखबरी समझ लें, दिफा के शोबे में एक मुतमईन कर देने वाला दिन है, क्योंकि हम जो भी कहें, जितने आज़ाद ख्याल हों, लेफ्ट के हों, राइट के हों, लेकिन एक हकीकत सब तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो इस वक्त मुश्किल तरीन फेज है। भारत ने ऑन स्लॉट शुरू कर रखा है पाकिस्तान के खिलाफ। वो हर तरह का प्रोपेगेंडा भी करता है। डिसइंफो लैब की एक मिसाल सामने है। फिर अभी पलवी नाज साहब एक इंडियन प्रोफेसर हैं, उनकी किताब सामने आई। उन्होंने 2 रोज पहले ये बताया कि किस तरह भारत और अफगानिस्तान गठजोड़ कर रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आजकल की दुनिया में और जिस तरह का भारत का मिजाज इस वक्त हो गया है, उसमें ये कोई बईद भी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पुरअमन बकाए बाहमी का जो उसूल है, उस पर ही दोनों मुल्कों को चलना होगा। तो ही खित्ते के अवाम तरक्की कर सकते हैं। भारत की जानिब से आपको याद होगा 1998 में जब पोखरान में एटमी धमाके किए गए, तो उसके बाद किस किस्म की टोन इस्तेमाल की गई। भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, एक पागलपन का शिकार है। उससे पहले बीजेपी कोलिशन जो है वो उसने अपने एक पागलपन का मुजाहरा किया था अर्ली 90s में, और बाबरी मस्जिद को शहीद किया था 1992-93 में शहीद किया था। तो ये बीजेपी की अप्रोच शुरू से ही एग्रेसिव अप्रोच है, पाकिस्तान मुखालिफ अप्रोच है। ठीक है, माजी में कुछ तलखियां होंगी दोनों मजाहब के लोगों के दरमियान, लेकिन उसमें ना पाकिस्तान का कसूर है ना इंडिया का कसूर है। यहाँ तो बरतानवी राज भी रहा, तो अब क्या भारत अंग्रेजों के साथ भी यही रवैया अख्तियार रखेगा? यकीनी तौर पर नहीं रखता। बरतानिया के साथ वो बहुत अच्छे ताल्लुकात का खाहा रहा है हमेशा। अमेरिका की वो रूस जैसे दोस्त को नाराज करके अमेरिका के करीब हुआ। तो डिप्लोमेटिक मामलात में सिचुएशंस तब्दील होती रहती हैं, हकायक तब्दील होते रहते हैं, लेकिन बीजेपी की जो मुस्लिम दुश्मनी दिखाई देती है, पाकिस्तान दुश्मनी खास तौर पर, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहां एटमी तजुर्बात किए, उसके बाद एक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने पृथ्वी और पता नहीं कौन कौन से दीगर मिसाइल सिस्टम्स का प्रोग्राम शुरू किया। उसके जवाब में पाकिस्तान को फिर अपने दिफा को मजबूत करने के लिए मिसाइल सिस्टम लॉन्च करना पड़ा। हतफ सीरीज मिसाइल सिस्टम है, अल खालिद टैंक का सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू किया। और पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल बनाया, गौरी मिसाइल बनाया, और अब शाहीन का सिलसिला शुरू किया था। शाहीन मिसाइल की डेवलपमेंट का काम बुनियादी तौर पर 2000 में शुरू किया गया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 2015 में पाकिस्तान ने उससे पहले शाहीन 1 का एक तजुर्बा किया गया, 2015 में शाहीन 2 का तजुर्बा किया गया। शाहीन 2 1700 किलोमीटर रेंज तक जाने वाला मिसाइल था, और उस वक्त ये पाकिस्तान का वो मिसाइल था जो तवील तरीन फासले तक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता था। फिर हमने कुछ अर्सा पहले भी शाहीन 2 के ही एक यूँ समझिए कि एडवांस वर्जन का तजुर्बा किया था, जो कामयाब तजुर्बा रहा। और आज पाकिस्तान की जानिब से, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ कह लें, 12 बजे का बजकर काफ़ी वक्त गुजर चुका है, 12 बजे को, यानी तारीख तब्दील हो चुकी है। तो गुज़िश्ता रोज़ अगर कह लें तो कोई हर्ज नहीं, आज भी कह लिया जाए तो मेरा ख्याल है चलेगा। लेकिन आज शाम में जो ही शाम का आगाज हुआ, तो सरे शाम ये खुशखबरी सुनाई गई ISPR की जानिब से कि पाकिस्तान ने, और ये बहेरा अरब में ये तजुर्बा किया गया, सरफेस टू सरफेस पार करने वाला मिसाइल है शाहीन 3। 2750 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी ये 2750 किलोमीटर तक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की साहियत रखता है, और मल्टीपर्पज हथियार, और एक वक्त में एक से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बना सकता है। ये इसकी खास स्पेसिफिकेशन है, खास इसकी कामयाबी है। लेकिन ISPR की जानिब से अपने एलामिया में ये बताया गया
कि बहरा अरब में शाहीन मिसाइल का जिसका आज टेस्ट फ्लाइट की गई, उसने बहुत कामयाबी के साथ अपने हदफ को इंतहाई तेजी के साथ निशाना बनाया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े साइंसदान और जो इंजीनियर्स हैं वो इस कारनामे पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब क्या किया जाए अगर भारत जंगबाजी पर तुला है, मिलिट्री बिल्डअप्स कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, और ख़ास तौर पर नॉन कन्वेंशनल मिलिट्री बिल्डअप्स पर तुला है, बार बार पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो भारत को, चूँकि उसको अपने वेरी सर्वाइवल का जो इशू है वो भारत की जानिब से आता है, तो जब भारत की जानिब से उसको, और ये एक हकीकत बात है, हम चूँकि डिफेंस रिपोर्टिंग में है और डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग में है, तो जो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑन स्लॉट है उसके हवाले से ISPR से हटकर भी चीज़ें पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं। फिर जिस तरह की एविडेंस आती है डिसइंफो लैब की EU डिसइंफो लैब की एविडेंस आई, उसके बाद पुलवामा वाक़े के हवाले से एविडेंस आई कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने ही 40 सिपाहियों को लुक़मा अजल बना दिया था। फिर प्रोफेसर पलवी नाश की जो किताब ताज़ा मार्केट में आई है अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ के हवाले से और द ग्रेट गेम के हवाले से, उसमें अगर हम थोड़ा सा गौर से नाज़रीन अगर इसका जायज़ा लें तो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्टोरी की है, वीलॉग किया था पाकिस्तान नेवी की जो एक्सरसाइज होने जा रही हैं फरवरी में समंदर में, पीस अमन 2021 यानी पीस 2021 के नाम से, वो उसमें 50 ममालिक शरीक हो रहे हैं। उस स्टोरी की डिटेल्स में अगर आपको याद हो तो हमने ये बताया था कि भारत ने मोज़म्बिक में और फिर एक और अफ्रीकन मुल्क में अपने बेसिस कायम किए हैं। फिर मालदीव में वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेस बना रहा है, और ये जाहिर सी बात है वो एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर सामने है। वो अमेरिका का इत्यादी भी है, चीन का भी वो मुखालिफ है, पाकिस्तान का मुखालिफ है। फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान के खिलाफ अभी चंद रोज़ पहले ही उन्होंने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए। अजीत डोवल ने हाल ही में पिछले चंद रोज़ में अफगानिस्तान का दौरा किया और फिर उन्होंने ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के जो नायब सदर हैं, कौन से मिनल्ला है, जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक खर्दा साहिबी की थी कि पाकिस्तान में खून खराबा होगा, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक बयान भी जारी किया। और दोनों बयानों में दोनों अजीत डोवल और नायब अफगान सदर ने नायब सदर अव्वल उन्होंने ये कहा कि जी हमने मुश्तरका दुश्मन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया है, यानी कि वो इंडिकेशन भी अफगान हुकूमत में शामिल एक अहम शख्सियत वो इंडिकेट कर रही है, वो फिंगरिंग कर रही है पाकिस्तान की जानिब, फिंगर पॉइंट कर रही है पाकिस्तान की जानिब, और वो ये कह रही है कि जी हमने अपने मुश्तरका दुश्मन का भी जायजा लिया। फिर ये भी इतलात थी कि अजीत डोवल ने इराक का दौरा किया, दाइश को अफगानिस्तान आने की दावत दी, और पिछले दिनों में ये भी इतलात रही दाइश और तालिबान का तनाज़ा भी हुआ कुन्नड़ और एक और सूबे में, 2 सूबों में, और फिर दाइश को शिकस्त हुई और अब दाइश को अफगान फौज पनाह दिए हुए है और उसे तरबियत भी दे रही है। वो तरबियत किसके खिलाफ है? यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंडिंग की जाती है, अफगानिस्तान के अंदर वो मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की सॉइल पर हमले करते हैं, पाकिस्तान बारहा ये इशू उठाता रहा है। ऐसे में अगर आप जो समुद्री रूट है उसको देखें तो जो रेड इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन रीजन जो है, उसमें अगर हम देखते हैं तो मोज़म्बिक एक अहम जगह है, वहाँ इंडिया ने बेस बना लिया है। जिबूती में चीन मौजूद है, लेकिन मालदीव्स में इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट अपना बेस बना रहा है। तो भारत के पास जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है वो सेकंड, आप यूँ कहिए कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि भारत दुनिया के किसी और मरकज से वो पाकिस्तान को निशाना बनाने की सलाहियत पर काम कर रहा है। और आज जो पाकिस्तान ने ये जो मिसाइल जिसका तजुर्बा किया है 2750 किलोमीटर,
पाकिस्तान को ये डेप्थ देता है, अपना डिफेंस की डेप्थ देता है डीप गल्फ में जाकर भी। और फिर अगर हम दूसरी जानिब अगर जाते हैं ईस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ जाते हैं, तो फिर हमें पाकिस्तान भारत की जो मालदीव्स के जरिए या मोज़ाम्बिक के जरिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसको ये नलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको ही उसी के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान को इसकी रेंज पर काम करना पड़ा, और वो पाकिस्तान खुशकिस्मती से कामयाब हुआ। तो ये सिर्फ जारियत के लिए नहीं है, लेकिन ये दिफा के लिए ज़्यादा बेहतर हथियार है, क्योंकि मिनिमम डेटरेंस जब आप रखते हैं, आपके पास एक कुव्वत होती है, तो दुनिया की जो बड़ी कुव्वतें होती हैं वो फिर आपके साथ बराबरी की बुनियाद पर बात करती हैं, क्योंकि आपके पास भी डिफेंस के शोबे में वही सलाहियत अगर मौजूद है, आप लॉन्ग रेंज तक जाकर उनको उनके मफादात को और फिर भारत ने जंग छेड़ रखी है, पाकिस्तान भारत की डिप्लोमेटिक उस पर फ्रंट पर तो जंग जारी है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये अहम है, और 2750 किलोमीटर का मतलब भी यही है कि जो भारत अपने बेसिस बनाकर एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है, उसको नलीफाई किया जा सकता है, और वो इसी से नलीफाई किया जाएगा। और फिर जो आज का ये जो तजुर्बा है, इसका जायजा लिया, क्योंकि ये जो वेपनरी सिस्टम है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ये इस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है, ये उसके मातहत ये सिस्टम आते हैं। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इसका मुआयना भी किया। डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान और डीजी स्ट्रेटेजिक फोर्स वहाँ मौजूद थे, और दीगर आला शख्सियात भी मौजूद थी। सदर और वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी, आर्मी चीफ ने मुबारकबाद दी, और दीगर दोनों सर्विसेज चीफ ने मुबारकबाद दी इंजीनियर्स को। लेकिन जो इसमें उसके बाद जो बयान आया जनरल नदीम रजा का, नाज़रीन, वो बड़ा अहम है। जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान के किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने ये मिनिमम डेटरेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया, ताकि लॉन्ग रेंज में पाकिस्तान अपने दिफा पर तवज्जो दे सके। उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर भारत के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है। खुद भी पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है, और ये भी चाहता है कि दूसरे ममालिक भी तरक्की करें, और यह उसी वक्त मुमकिन होगा जब तमाम ममालिक, खित्ते के तमाम ममालिक पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर चलेंगे। उनका यही कहना था कि को एग्जिस्टेंस ज़रूरी है पाकिस्तान भारत के लिए, और ये भी ज़रूरी है कि को एग्जिस्टेंस का जो उसूल है वो पूरे रीजन में उसको अपनाया जाए। तो नाज़रीन, आज इसी नोट पर एंड करते हैं कि पाकिस्तान के पास दिफा के शोबे में अब हमारे पास देखिए जो मिसाइल सिस्टम है, उसमें अब्दाली है, उसमें गौरी है, उसमें हतफ सीरीज के आपके डिफरेंट मिसाइल्स हैं, डिफरेंट रेंजेस के मिसाइल्स हैं। फिर हमने अभी जो है वो ज़ेर सतह अब टारगेट्स को निशाना बनाने का भी कामयाब तजुर्बा किया है। चंद रोज़ पहले टॉर्पीडो करने का तजुर्बा किया है, जो ज़ेर ज़मीन जो अब्दोज आ सकती हैं उसमें। और पिछले दिनों में हमने आपको याद होगा चंद माह पहले हमने एक भारतीय न्यूक्लियर अब्दोज को पाकिस्तान नेवी ने भगाया भी है। तो ये पाकिस्तान के दिफा से, और जाहिर सी बात है गाफिल भी नहीं रहा जा सकता। तो इस सिचुएशन में ये कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है, और इसमें पाकिस्तान के इंजीनियर्स एक मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसमें एक और तकनीकी नुकता जो एक फॉर्मर डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान का जो ये मिसाइल सिस्टम है, ये सॉलिड फ्यूल कंपोज्ड मिसाइल सिस्टम है, यानी कि सॉलिड फ्यूल की बुनियाद पर बना हुआ ये मिसाइल सिस्टम। और ये दुनिया में जितने कामयाब और अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने वाले और पावर के साथ उसको स्ट्राइक करने वाले जो मिसाइल सिस्टम हैं, वो सॉलिड फ्यूल की बुनियाद पर जो है वो उनको डेवलप किया जाता है। जबकि जो भारतीय अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स हैं वो उसकी रेंज जितनी भी हो वो सॉलिड फ्यूल पर नहीं है। उनका जो सिस्टम है वो लिक्विड फ्यूल सिस्टम पर डेवलप किए हुए मिसाइल्स हैं। और जो दुनिया में टेक्नोलॉजी है, जो माहिरीन है वो यही कहते हैं कि सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल सिस्टम जो है
वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एडवांस है। पाकिस्तान अपनी एडवांसमेंट पर भी काम जारी रखे हुए है। नाज़रीन, अगले दिनों में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताकत का तवाज़ुन है मिसाइल सिस्टम्स के हवाले से, वो क्या है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शब बखैर।